तो मैं हूँ वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट। सबसे पहले आप लोगों को रामनवमी की बड़ी शुभकामनाएं। और आज यहाँ पे अच्छे दिन में अच्छी बात करेंगे और निवेश की बात करेंगे। काफी हम लोगों ने एक करेक्शन आता हुआ देखा सोने के प्राइसेस में, चांदी के प्राइसेस में। अब ये समय काफी बड़ा सवाल है कि ये इतना जो करेक्शन आया है, ये यहाँ पे बॉटम बना या नहीं बना, निवेश का समय है या नहीं। शॉर्ट टर्म से लेके हम यहाँ पे कोशिश करेंगे जानने की कि लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए यहाँ पे किस तरीके का एक कह सकते हैं कि ट्रेंड बनता हुआ नजर आएगा। क्या ये मार्च का महीना ट्रेडिशनली एक करेक्शन का डेटा महीना होता है, अपार्ट फ्रॉम ये जो वॉर का इम्पैक्ट आया और प्रॉफिट बुकिंग आई है, ये हम हिस्टोरिकल डेटा पे देखेंगे। साथ में देखेंगे कि आने वाला अप्रैल मई या आने वाले समय में हम किस तरीके का मूवमेंट एक बार आगे आता हुआ देख सकते हैं। और ये हम सीजनैलिटी बेस्ड डेटा फैक्ट्स पे बात करेंगे, इमेजिनेशन पे या अंदाजे पे हम कोई बात यहाँ पे नहीं करेंगे। और किस क्यों यहाँ पे गैप आ रहा है बाहर की गोल्ड और हमारे गोल्ड में, ये हम एक एक्सेल में कैलकुलेटर के जरिए जानेंगे। साथ में सीजनैलिटी जानते हुए प्राइस आउटलुक पे बात करेंगे कि किस तरीके की स्ट्रैटेजी आपके यहाँ पे होनी चाहिए। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ ऐसे फैक्ट्स लेके आ रही हूँ जो फैक्ट्स नॉर्मली आपको मतलब मिलते नहीं हैं। और इसे हम बिल्कुल ऑर्गेनाइज वे में लेके चलेंगे। तो सोने में मार्च में गिरावट, क्या ये अप्रैल में उछाल से पहले एक बढ़िया मौका है खरीदने का? और साथ में जब अक्षय तृतीया आएगा तो वो एक बढ़िया मौका रहेगा जब आपको ये करेक्शन जो है फिजिकल में बाइंग के लिए एनकरेज करेगा। अब ये जो पैरिटी आई है इस पे लोग बड़े परेशान है कि हमारी मार्केट इतना नहीं गिर रही। सबसे बड़ा कारण है कि ये युद्ध के वजह से हम लोगों ने बड़े क्विकली यहाँ पे आईएनआर को 92 से 94 95 वाले जोन में आता हुआ देखा है। तो हर एक डॉलर के मुकाबले मतलब रुपया का कमजोर होना, एक रुपया 1100 1200 रुपए का प्रीमियम ऐड करता है। तो हमारे घरेलू बाजार में सोने पे ये प्रीमियम काफी ज्यादा ऐड ऑन हो रहा है। इम्पोर्ट ड्यूटी यहाँ पे फिक्स होती है, इसका भी एक इम्पैक्ट आता है। हर देश में इम्पोर्ट ड्यूटी अलग अलग तरीके से होती है, तो उसका इम्पैक्ट अलग से आता है। फिर जीएसटी में हमारे यहाँ पे 3% का जीएसटी है। हर देश का अलग अलग टैक्स का स्ट्रक्चर होता है, वो भी यहाँ पे एक एड ऑन है। लेकिन ये जो फोर्थ ये वाला फैक्टर आप देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल अलग है। और ये लॉजिस्टिक्स जो अभी रेड सी और मिडिल ईस्ट में टेंशन है, ये यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो ये अलग फैक्टर है और वॉर से रिलेटेड है। जब तक यहाँ पे वॉर में टेंशन बनी रहेगी और यहाँ पे फ्रेट इंश्योरेंस रेट्स मगर यहाँ पे कम नहीं होते हैं, तब तक आपको गोल्ड में एक और प्रीमियम नजर आएगा। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं कि मार्च का जो लेटेस्ट डेटा है ये हमें क्या कह रहा है। प्राइस में अगर देखेंगे फिजिकल ज्वेलरी में, तो 15 to 18% यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम डाउन है। और वैल्यू वाइज हमें हम लोगों ने फिलहाल अभी तक 20% का डाउनसाइड आता हुआ देखा है। लेकिन यहाँ पे मार्केट का सेंटिमेंट्स क्या है, हम यहाँ पे 18 कैरेट ज्वेलरी की तरफ यहाँ पे जा रहे हैं, जो कि यहाँ पे मतलब थोड़ा हाई कॉस्ट को मैनेज करता हुआ नजर आता है। तो 18 कैरेट ज्वेलरी में भी लोगों का रुझान हुआ है। बार एंड कॉइन्स की बात करेंगे तो 16% का ग्रोथ जो है वो डिमांड में हम लोगों ने देखने को मिला है। यानी कि आपको यहाँ पे एक चीज समझ में आ जाएगा, लोग निवेश के लिए ले रहे हैं, फिजिकल ज्वेलरी कम ले रहे हैं, निवेश के लिए ले रहे हैं। इसका बहुत बड़ा कारण है, आप पूछते नहीं कि किसमें निवेश करना चाहिए। आप बार एंड कॉइन्स में करेंगे तो आपको यहाँ पे मेकिंग चार्जेस कम रहेगा और जीएसटी तो सेम रहता है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मेकिंग चार्जेस का यहाँ पे फर्क आएगा। यानी कि अभी भी लोग इस करेक्शन पे बाय कर रहे हैं, वो ध्यान में रख रहे हैं निवेश को लेके। वो ज्वेलरी जहाँ पे ज्यादा नहीं ध्यान रख रहे हैं, यूटिलिटी को नहीं रख के ध्यान में रख के वो निवेश को यहाँ पे ध्यान रख रहा है। तो स्ट्रॉन्ग डिप बाइंग यहाँ पे रिटेलर्स की आ रही है मिड मार्च का जो ये करेक्शन आया था। अच्छा, गोल्ड ईटीएफ में आउटफ्लो हम लोगों ने यूरोप में आता हुआ देखा है। लेकिन अगर 2025 से अगर हम तुलना करें तो अभी तक के 3 महीने में 750% तक का उछाल हम लोगों ने यहाँ पे इंडिया की मैं बात कर रही हूँ ईटीएफ में आता हुआ देखा है। इसलिए मैं अपने मतलब जो भी मतलब यूट्यूब का शो होता है, मैं ईटीएफ को यहाँ पे जरूर कवर करके चलती हूँ। अब ये जो यहाँ पे ट्रेंड आया, ये किनका आया? ये यंगस्टर्स जो हैं, यंग इन्वेस्टर्स, वो यहाँ पे प्रेफर कर रहे हैं ईटीएफ की बाइंग को। और इसका बड़ा मतलब कि एक वो होता है, लिक्विडिटी भी है, स्टोरेज कॉस्ट आपको यहाँ पे नहीं लगती। दूसरी बात है कि बड़े छोटे अमाउंट से 100 150 120 रुपए से आप एक एक यूनिट खरीदते हुए चले जाते हैं, जो सोने में हम सोच भी नहीं सकते थे जब फिजिकल की बात होती। सेंट्रल बैंक्स की जो बाइंग है, अब यहाँ पे एक हुआ है कि सेंट्रल बैंक की बाइंग जो है फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2025 में कम होता हुआ दिखा है। लेकिन अगर 2026 में अगर देखा जाए तो 68% जो सेंट्रल बैंक्स हैं उन्होंने फिर से अपना इंटरेस्ट दिखाया है कि वो यहाँ पे फिजिकल बाइंग करेंगे गोल्ड का। और 750 से लेके 850 टन सोना सोना जो है वो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि एक बार फिर से बाइंग जो है वो आएगी। और आरबीआई जो है वो कंटिन्यूअस यहाँ पे बायर है सोने का, रिसाइकल गोल्ड।
मार्च महीने में हम लोगों ने 3 से 5% देखा है कि रिसाइकल गोल्ड यहाँ पे आया है बाजार में। अब रिसाइकल गोल्ड का क्या मतलब है, जैसे कि हम अपनी ज्वेलरी लेने जाते हैं तो हम ओल्ड ज्वेलरी की जगह पे हम क्या करते हैं, हायर प्राइस की वजह से हम नई ज्वेलरी लेते हैं और इस तरीके से हम अपने फंड्स को मैनेज करते हुए चलते हैं। अब आपको देखना होगा कि हमारे 2025 में 26 में मार्च में जो हुआ, आने वाले समय में यहाँ पे बुलिश फैक्टर्स आपको क्या है। तो सेंट्रल बैंक्स जो है वो आपको अभी मैंने डेटा दिया था, वो बाइंग करते हुए यहाँ पे चलेंगे। 800 से 850 टन का एक्सपेक्टेशन है जो कि यहाँ पे सेंट्रल बैंक्स बाइंग कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा हम देखें तो जो पीपल बैंक ऑफ चाइना है, यानी कि चाइना का जो सेंट्रल बैंक है वहां का जो आरबीआई है, उससे अपना सोना जो है 2257 टन से यहाँ पे बनाया, जबकि आरबीआई ने कितना होल्ड करा है, 822 टन। अगर मैं यहाँ पे ग्लोबल एवरेज की बात करूं, 23% जो है ग्लोबल एवरेज होता है सेंट्रल बैंक्स का। लेकिन अगर चाइना और इंडिया की बात करें, ये अपने ग्लोबल एवरेज से काफी कम है। इंडिया का शायद 17% है और चाइना का 8%। तो मुझे लग रहा है कि अभी भी वो यहाँ पे इसको बिल्डअप करने की कोशिश में लगे हुए हैं। और आउटलुक क्या है, 68% सेंट्रल बैंक ने अपने सर्वे में बताया है, ये डब्ल्यूजीसी के सर्वे में, यानी कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के सर्वे में, कि वो यहाँ पे एक बार फिर से अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाएंगे। फिजिकल डिमांड एंड सीजनल टेलविंड्स, यानी कि इंडिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे इंडिया में क्या होने जा रहा है। अप्रैल जून क्वार्टर जो होता है हिस्टोरिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है फिजिकल बाइंग के लिए। ये हमारा वर्ल्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है। और फैक्ट्स यहाँ पे क्या है, मिड अप्रैल में आपको यहाँ पे वेडिंग कैलेंडर्स का मतलब शुरुआत हो जाती है, ज्वेलरी और क्वाइंस के सेल भी यहाँ पे शुरू होते हैं, और साथ में आपको अक्षय तृतीया आता है। अब जब अक्षय तृतीया आता है तो सिर्फ अक्षय तृतीया यानी कि एक दिन में जो गोल्ड का सेल होता है वो 12,000 करोड़ का होता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने मतलब किसको ड्राइव कर सकता है, और खासकर कि जब यहाँ पे टाइमली एक करेक्शन आया है। अब मुझे लग रहा है कि प्राइस करेक्शन जो मार्च में है, ये इंडियन रिटेलर्स को यहाँ पे एक एंट्री पॉइंट जबरदस्त देगा। यही अगर हम 180 की तरफ होते तो हम नहीं जाते यहाँ पे, इतनी से बाइंग नहीं करते। लेकिन जब हम 1 20 30 40 वाले रेंज में अगर रहेंगे तो वो रेंज हमारे लिए काफी अट्रैक्टिव रहेगा। लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन है, डेट हेजेस। अब यहाँ पे लॉन्ग टर्म में आप समझ रहे हैं कि जो डिबेसमेंट है वो बहुत ज्यादा होगा। ये वॉर जिसमें इतनी सारी कंट्रीज इन्वॉल्व है, डेट बढ़ता हुआ चला जाएगा। और यू मतलब मुझे लग रहा है कि सीपीआई जो है 3.2% आ सकता है, और जीडीपी G7 का जो बजट है वो डेफिसिट में जाएगा। तो इस हिसाब से लग रहा है कि सोना जो है सूना और लेटर 2026 में आपको ऊपर की साइड रहेगा। और यहाँ पे अगर जेपी मॉर्गन को देखें तो इन लोगों ने अपना बुल केस में टारगेट जो है वो $6,000 का करा है, लेकिन हम इतना लेके नहीं चलेंगे। हम एक मार्जिनल यहाँ पे ट्रिगर मतलब टारगेट लेके चलेंगे, कितने का, 5600 जो अभी तक का हाई लगा है वही हमारा बेस केस बुल केस होना चाहिए। बियरिश फैक्टर में आप बोलेंगे कि बियरिश फैक्टर क्या है, तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से हायर और लॉन्गर यहाँ पे मिडिल ईस्ट का अगर टेंशन चलता है, तो फेड जो है वो इंटरेस्ट रेट कट को होल्ड कर सकता है। और यहाँ पे दिसंबर तक हमें वेट करना होगा, क्योंकि कट की संभावना भी फिलहाल यहाँ पे नहीं नजर आ रही है। जो कि क्या करेगा, इम्पैक्ट क्या देगा, ये इम्पैक्ट देगा कि यूएसडी के सेफ हेवन बाइंग को यहाँ पे बढ़ाता हुआ नजर आएगा। और मैं आपसे बताऊं कि जैसे ही यहाँ पे जनवरी के बाद मैंने आपको ट्रेजरी के बारे में बोला था, यूएस ट्रेजरी में जबरदस्त रिकॉर्ड यहाँ पे बाइंग हुई है। जहां पे सेलिंग हम लोग आता हुआ देख रहे थे, वहां पर बाइंग शुरू हुई है। लिक्विडिटी क्रंच यहाँ पे है, जो मार्जिन कॉस्ट की बात है। अब यहाँ पे जिस तरीके से वॉलाटाइल रहा है मार्केट, मार्जिन कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाती है, और जिसकी वजह से क्या होता है, गोल्ड यहाँ पे गिरा था 15% जनवरी के पीक से, और हमारा कितना आ गया था, 4400 से 4500 रेंज से भी नीचे आ गया था। तो जब भी एकदम हायर पीक पे हम जाते हैं, मार्जिन कॉस्ट बढ़ती है, तो वो आर्टिफिशियली एक यहाँ पे सेलिंग साइड जो है वो इंजेक्ट करता है, उससे एक बेरिश माहौल बनता है। लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन डिसरप्शंस, ये यहाँ पे है कि एयर ट्रांसपोर्ट रूट दुबई से जो कि 20% होल्ड करता है ग्लोबल गोल्ड फ्लोज को, वो डिसरप्टेड यहाँ पे दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है कि एक ये भी एक फैक्टर है जो आपको ध्यान में रख के चलना होगा। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड ये आता है, और ये इंडियन मतलब जो ट्रेंड है उसको ध्यान में रख के मैंने बनाया है। जनवरी टू फरवरी आपने बुलिश और वॉलाटाइल देखते हैं। न्यू ईयर पोर्टफोलियो यहाँ पे रीबैलेंस होता है, चाइना में भी रीबैलेंसिंग होती है, डिमांड्स मतलब अलग अलग आते हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइसेस जो है वो अपसाइड जाता है, और वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आती है, शुरुआत होती है। मार्च महीना क्या होता है, एक करेक्टिव डिप्स लेता है। और यहाँ पे क्यों आता है, फाइनेंशियल ईयर एंडिंग होती है इंडिया में, लिक्विडिटी क्रंच होता है और प्रॉफिट बुकिंग होती है। फाइनेंशियल ईयर एंडिंग एक बहुत बड़ा रीजन है।
अप्रैल में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रैली आती है। स्ट्रॉन्ग रैली कौन लीड करता है? अक्षय तृतीया एंड पीक ऑफ द समर वेडिंग सीजन। तो ये आपको टाइमली करेक्शन जो है ना, ये फिजिकल बाइंग को यहाँ पे बढ़ाता हुआ नजर आएगा, साथ में ईटीएफ बाइंग को। जून जुलाई क्या होता है, साइडवेज जो आपको डल रहेगा। तो मानसून के ऑनसेट से आपको यहाँ पे फिजिकल डिमांड जो है रूरल इंडिया में कम होता है। तो मान के चलिए अप्रैल मई में आपको अपना पोर्टफोलियो चमकाने का मौका मिलेगा। अगर सितंबर की बात करूं तो ये जो साइडवेज डल पे है, यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन शुरू होता है, प्री फेस्टिव रीस्टॉकिंग यहाँ पे होती है ज्वेलर्स के द्वारा। और वहां पे गणेश चतुर्थी के समय में यहाँ पे एक बारी फिर से बाइंग रिटर्न आती है। अक्टूबर नवंबर हमारा पीक बुलिश टाइम होता है, जिसमें दिवाली धनतेरस सब कुछ आता है। और फिर हम वेडिंग विंटर सीजन आते हैं, वेडिंग मतलब विंटर वेडिंग सीजन में हम एंटर करते हैं। वहां पे पीक हमारा निकल के आता है। एक पीक आपको मिलेगा अप्रैल मई में, दूसरा पीक आपको मिलेगा अक्टूबर नवंबर में, और दिसंबर महीना होता है जब हमें यहाँ पे एक बारी प्रॉफिट बुक करके चलना चाहिए। तो ये एक छोटा सा प्रेजेंटेशन था। अब मैं यहाँ पे प्राइस आउटलुक जाऊं उससे पहले मैं आपको एक यहाँ पे दिखाना चाह रही हूँ कैलकुलेटर की अभी किस तरीके से आपको बहुत ज्यादा मतलब पैरिटी नहीं मिल रहा है। आपको सोना अगर लेना है तो आपको लेना चाहिए। अब इसलिए मैं ये दिखा रही हूँ कि इंटरनेशनल मार्केट में अगर आप देखेंगे तो सोना 44-43 के करीब अगर हम मान लें, यहाँ पे अभी करंटली चल रहा है $94 के करीब। और अगर देखें कि अभी सोना कितना चल रहा है, तो अभी सोना 44-43 चल रहा है। लेकिन कल की क्लोजिंग अगर हम लेते हैं, तो कल की क्लोजिंग, क्योंकि आज अभी मार्केट बंद है, तो हम लेंगे 45-45। तो मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है कि ये एक बारी मैं फिर से शेयर करती हूँ, ताकि मतलब अच्छे से शेयर हो पाए। 45 52, ये एक मैं लेती हूँ। ये कैलकुलेटर है जो कि आपके सोना के प्राइस को कैलकुलेट करेगा। 94 मैंने आईएनआर डाल दिया। इसके हिसाब से अगर हम वैल्यू आता देखेंगे, तो मुझे लग रहा है कि वैल्यू हमारा 10 ग्राम का वैल्यू कितना निकल के आ रहा है। करेंसी रेट मैंने डाल दिया, पर केजी का ये आ गया रुपी में। कस्टम ड्यूटी हम लोगों ने लगा दिया यहाँ पे 6% के हिसाब से। लैंडेड कॉस्ट हमने लगा दिया। फिर यहाँ पे जैसे ही हम आते हैं तो हमारा होलसेल फाइनल प्राइस कितना आ रहा है, 1,45,000। एमसीएक्स का प्राइस 1,44,000 है, यानी कि एमसीएक्स से यहाँ पे हम 1,45,000 का हमारा लैंडेड कॉस्ट है, और एमसीएक्स हमारा 1,44,000 है। यानी कि एमसीएक्स एक आपको डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहा है। लेकिन कहानी अलग होती है जब हम जाते हैं कहाँ पे, ज्वेलर्स के पास जाते हैं, क्योंकि सोना हमें वहां से लेना है। वहां पे सोना आपको चल रहा है 1,47,000 के करीब। तो 1,47,000 के करीब अगर सोना चल भी रहा है, तो हमारे यहाँ जो पैरिटी है, अगर देखा जाए कितना महंगा है वो सिर्फ आपको महंगा है, आपको 1,300 रुपए के करीब महंगा नजर आ रहा है। तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा अभी फिलहाल फिलहाल में आपको एक प्रीमियम नहीं मिल रहा, प्रीमियम पे नहीं मिल रहा, ठीक ठाक भाव पे आपको सोना मिलता हुआ नजर आ रहा है, और आपको यहाँ पे लेना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अब जाने से पहले, इसको एंड करने से पहले, सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा पहलू होता है, वो होता है हमारा प्राइस आउटलुक का। तो जिस तरीके से प्राइस अभी डाउनसाइड अभी दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि एक करेक्शन लेते हुए, क्योंकि आज भी मार्केट थोड़ा सा डाउन यहाँ पे हो सकता है, एक आपको अपसाइड जो है 1,50,000 तक मिलेगा। नीचे 1,43,000 का एक रेंज आपको सोना में मिलता हुआ नजर आ सकता है। और जो यहाँ पे लॉन्ग टर्म निवेशक है, उनके लिए यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि फिलहाल आपको 2-3 महीने में, ये जो अप्रैल और मई की मैं बात कर रही हूँ, 1,62,000 आपको सोना आता हुआ यहाँ से दिख सकता है। लेकिन अगर थोड़ा सा हम गोल्ड बीस को सिर्फ हम यहाँ पे ले, कि गोल्ड बीस को ही लेती हूँ, सिल्वर पे हम अलग से बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो गोल्ड बीस में मुझे लग रहा है कि प्राइसेस यहाँ पे एक बारी अपसाइड में, अप्रैल में का मैं पूरा बात बोलूं तो मुझे लग रहा है कि एक बार 1,33 से लेके 1,40 तक प्राइसेस आपको आता हुआ दिख सकता है। तो ये समय है, आप फिजिकल में भी बना सकते हैं, आप ईटीएफ में भी पोर्टफोलियो को लेके चल सकते हैं। वीडियो लंबा हो गया, इसके लिए माफी चाहूंगी, लेकिन काफी सारी जानकारी देनी होती है। मैं कोशिश करती हूँ कि टाइम आपका भी यहाँ पे वेस्ट ना हो। अगर वीडियो यहाँ पे अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और हाई बटन मिले तो उसे जरूर दबाइएगा। थैंक यू।